हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स देख लिया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, सिविल और क्रिमिनल नेचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद में कोर्ट्स की क्या पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है उसको कॉग्निजेंस लेने की और उसके बाद में सजा देने की उसके लिए। और फाइनली हमने एक और चीज देखी थी कि क्या सजा मिल सकती है, कौन से ऐसे जो है सिचुएशन है, कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर कोर्ट की जो अवमानना है वो नहीं मानी जाए। ठीक है, अगर पब्लिकेशन हुआ है या कोई कमेंट कर रहा है किसी कोर्ट की कार्रवाई के लिए, ठीक है, एनी प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, इफ दैट पर्सन इज कमेंटिंग, इफ दैट पर्सन इज रिपोर्टिंग, किन केसेस में जो है उसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं कि इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि ठीक है थोड़ी देर स्टेबल हो गया है। तो हम लोग लीगल एड के बारे में बात करेंगे। इस सहायता की बात आपको जो है मिलेगी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में भी, सीपीसी सीआरपीसी में भी। और विधिक सहायता जो है वो हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, कारण ये है कि एक चीज बात है के लिए आपको चुने जाने के लिए कोई प्रो बोनो काम, मतलब खुद अपनी इच्छा से फ्री में लोगों को जो है जो जरूरतमंद है उनको लीगल राय या फिर जो है उनके लिए अधिवक्ता के रूप में खड़ी होना, ये एक आवश्यकता है। ठीक है, इसे इतना देखा नहीं जाता है वो एक अलग बात हो गई है, लेकिन कोर्ट्स ने अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो है डाल रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा सीनियर एडवोकेट के रूप में तो उसके पास में लीगल एड के कुछ जो है एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि मैंने क्या क्या जो है विधिक सहायता के रूप में किया। तो विधिक सहायता है क्या? देखिए, जिन व्यक्तियों के पास में ज्यादातर ये होता है कि उनके पास में धन ना हो, निर्धन व्यक्ति, इंडिजेंट पर्सन के रूप में जो है अगर कोई व्यक्ति हो तो उसे जो है कानूनी सहायता दी जा सकती है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी कोई जान पहचान ना हो और हो, हम एक एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे कि जहाँ पर मे भी हमारा जो है जमीर नहीं माने, एक दो एग्जाम्पल वैसे भी है, और कोई जो है आपके यहाँ से खड़ा नहीं होना चाहे उस व्यक्ति को लिए जो है उसके पास में सारे रिसोर्सेज हैं तो भी आप नहीं जाना चाह रहे हो, उन लोगों के लिए आप खड़े नहीं होना चाह रहे हो, ऐसे लोग हैं तो भी जो है कोर्ट उनके लिए अरेंज करता है। और आप किसी ना किसी को हाँ करना पड़ता है क्योंकि आपकी लीगल प्रोफेशन की ड्यूटी है कि आपको लोगों की विधिक सहायता करनी है। ठीक है, आपको लोगों की विधिक सहायता करनी है, विधिक समता होनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी इन लीगल रिप्रेजेंटेशन। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि ये बोला जाता है जस्टिस जो है, न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक सबके पास में जो है विधिक सहायता लेने का या अपने आप को लीगली रिप्रेजेंट कराने का जो है राइट ना हो या फिर उनके पास में अपॉर्चुनिटी ना हो। तो इसलिए जो है ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, विधिक केंद्र ये चीज है। जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन ना हो, उन्हें बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसे में कानूनी सहायता प्रदान करना विधिक सहायता कहलाता है। चीजें मैं सही कर दूंगी, बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये कानूनी सहायता देना विधिक समता के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ठीक है, लीगल इक्वालिटी, कानूनी सहायता देना। ठीक है, क्योंकि निर्धनता के कारण कोई न्याय न प्राप्त कर पाए तो विधिक समता का कोई अर्थ ही नहीं है। कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कई तरीके जो है अपनाए जाते हैं, जैसे आपके ड्यूटी लॉयर्स, कर्तव्य अधिवक्ता के जो है रूल्स लगाए जाते हैं। सामुदायिक विधिक केंद्र या कम्युनिटी लीगल क्लिनिक्स जो है वो बनाई जाती है। तो उन लोगों के जो वकील हैं, जिन लोगों को जो है जिन लोगों के लिए जरूरत होती है वकील की, उनके वकीलों को जो है एक तरीके से पैसे या कुछ इस तरीके से जो आप उनका मेहनताना होता है वो प्रदान कराती है। ठीक है, तो भारत में जो है विधिक सहायता के जो है सरकारी प्रयास कब से किए जाने लगे। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये पता चलता है कि ये आपको आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं अचानक से बीच में जो है ये आज क्या हो रहा है, बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ठीक है, आपको आवाज आ रही है तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए,
1952 में पहले भी जो है कुछ हमेशा देखिए ब्रिटिश काल के अंदर भी काफी सारी बार जो है कोशिशें की गई थी और लोगों को विधिक सहायता प्रदान करी जाती थी, परंतु वो जो है आपके केवल आप ये बोल सकते हैं प्रैक्टिस में थी, कुछ सोसाइटीज थी जो कि ये प्रोवाइड कराती थी, लेकिन जो है उसको हम बोल रहे हैं कि एक लीगल रूप देना, आपके किसी न किसी एक्ट के अंदर उसको लिखना और उसके बाद में जो है उसे लोगों के अधिकार के रूप में प्रदान करने जैसी जो है बात नहीं करी गई। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है धीरे धीरे करके जो है हमारे यहाँ पर विधिक सहायता को जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में लाया गया है, वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है 1952 में भारत सरकार ने विभिन्न कानून मंत्रियों तथा विधि आयोगों, ठीक है, हम ये बाद में रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके जो है डिफरेंट लीगल कमीशंस ने लीगल प्रोफेशन जिसके अंदर आपकी विधिक सहायता भी आएगी, उसके लिए क्या क्या चीजें कह रखी हैं, ये बातें आएंगी। ठीक है, 1952 में भारत सरकार ने विभिन्न कानून मंत्रियों तथा विधि आयोगों की बैठकों में गरीबों के लिए, ठीक है, निर्धन व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता के प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया। बहुत आप ये सोचिए 2 साल बाद में ही हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, उसके 2 साल के अंदर अंदर ही जो है ये चीजें चालू कर दी गई थी। 1960 में कुछ दिशा निर्देश जो है तैयार किए गए, ठीक है, सम डायरेक्शंस वर प्रिपेयर्ड इन 1960 कि किस तरीके से जो है लीगल एड कानूनी सहायता जो है वो प्रदान की जा सकती है। वर्ष 1974 में 1976 वेरी इंपॉर्टेंट, हम जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान में संशोधन के अंदर अनुच्छेद 39A जो है उसको जोड़ा गया और उसके अंदर ये जो है बोला गया था कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो, उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। मींस इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट का मतलब ये नहीं है द स्टेट्स ऑफ द कंट्री बट स्टेट नेशन जिसको हम बोल रहे हैं, दैट स्टेट will make it important to see that whichever citizen, ठीक है, यहाँ पर सिटीजन की बात करी जा रही है, लेकिन उसके परे भी जाके जो है केसेस देखे गए हैं जहाँ पर लोगों को विधिक सहायता प्रदान की गई है। वहाँ ये बोला गया है कि इफ दैट पर्सन इज इकोनॉमिकली और ड्यू टू एनी अदर रीजन, देयर आर मेनी अदर रीजंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दैट पर्सन इज नॉट एबल टू रिसीव जस्टिस और फाइट फॉर जस्टिस, या फिर अपने आप को लीगली रिप्रेजेंट नहीं करा सकता है, तो उसे फ्री लीगल एड दी जाएगी। या आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है, और इसे बाद में देखा गया है, पहले भी और उसके बाद में भी जो है देखा गया है कि इसको लीगली भी जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो 1980 में फिर क्या किया गया, पूरे देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम की निगरानी और निरीक्षण के लिए न्यायमूर्ति TN भगवती, ठीक है, जो कि उस समय जज भी थे, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तरीय जो है समिति का जो है गठन किया गया। इसी के बीच में हुसैनिया खातून बनाम बिहार राज्य, या आप जो है पढ़ेंगे आर्टिकल 21 का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है केस है, फ्री एंड फेयर जो है ट्रायल के ऊपर है ये, और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वगैरह जो है उनकी दुर्गति की बात यहाँ पर करी गई है। वहां पर देखिए इन्होंने क्या है कि हुसैनिया खातून भी उस समय जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने जो है क्या किया, देखा कि एक रिपोर्ट छपी थी, ये उन्होंने फिर एक PIL करी थी, एक रिपोर्ट छपी थी जहां पर ये बताया गया था कि बिहार में ही 40,000 के लगभग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है वो जेलों के अंदर बंद है, और कईयों के साथ तो ऐसा है कि जो उनके ऊपर जो है लगाए गए थे आरोप, ठीक है, जिन सेक्शंस IPC वगैरह उनके अंदर जो आरोप लगाए गए थे और जिनमें मैक्सिमम जो है सजा मिल सकती थी, उससे ज्यादा समय से जो है वो जेलों में बंद है, ठीक है, टू अवेट देयर ट्रायल्स। उनका ट्रायल या तो शुरू नहीं हुआ है या फिर बहुत लंबे समय से जो है चलता आ रहा है, उनके पास में कोई ऐसे मीन्स ही नहीं है, ना उनके पास में सही ढंग के जो एडवोकेट्स हैं, ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो वहां पर जेलों के अंदर बंद है। तो इसलिए जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया एक
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि ये जो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या कोई भी व्यक्ति है जो कि विधिक सहायता ना मिलने के कारण, ठीक है, या मुफ्त कानूनी जो है आपकी सेवा ना मिलने के कारण, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज नहीं मिलने की वजह से जो है उसे नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पाती है, प्राकृतिक न्याय जो है, जो न्याय है उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इस केस में जो है क्या किया जाए? क्या वो उसकी लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट नहीं है? हर जने को न्याय का अधिकार है, भले ही वो आरोपी है, ठीक है, भले ही आरोप लगाने वाला हो, सबको न्याय का अधिकार है, उन्होंने ये बोला। तो इसी कारण से जो है ये बोला गया कि मुफ्त कानूनी सेवा जो है वो ना केवल आपका जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनका भाग बन गया, परंतु हुसैनिया खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है, हुसैनिया खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के केस की वजह से जो है उसे आर्टिकल 21 का भी जो है पार्ट माना गया। आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाना, आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ रहे होंगे, उसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर चीज है वो आपकी जो है लाइफ और लिबर्टी की बात हो जाती है, और वो चीज ना मिलना तो प्रोसीजर के बिना जो है उस लाइफ और लिबर्टी को नहीं लिया जा सकता। तो इस वजह से मुफ्त कानूनी सेवा जो है उसे माना गया कि वो आपका जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है योर राइट्स, ऑफ योर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। और इसी वजह से जो है, क्योंकि देखिए पहले ये कानूनी सहायता कार्यक्रम जो है ये चलाया जा रहा था, उसको किस तरीके से सेटअप किया जाए। 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम या फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है उसे लागू किया गया। ये क्योंकि अब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो गया था, ये संवैधानिक अधिदेश हो गया था, जिसके कारण 1987 में इसको जो है मतलब लाया गया उसे, और 1995 के अंदर जो है इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 1994 में भी कुछ चेंजेस लाए गए, उसके बाद में लागू कर दिया गया। लागू करने का मतलब ये है कि आपका नेशनल जो है ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को सेटअप किया गया था। हम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देखते हैं, DLSA, ठीक है, जिसकी मदद से जो है या फिर जिनके मार्गदर्शन के अंदर हम लोगों ने भी अपने यहाँ पर जो है लीगल एड क्लिनिक जो है चला रखी है हमारे कॉलेज के अंदर भी, और हम काफ़ी सारे जो है कार्यक्रम करते आए हैं, ठीक है आपके। तो इस वजह से जो है इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये चीज़ें जो है आपके अलग अलग लेवल के ऊपर आपकी स्थापित करी गई है, और ये लोगों को मुफ्त में विधिक जो है सेवा प्रदान करने के लिए एडवोकेट्स वगैरह को एंगेज करते हैं, उनको पैसा प्रदान करते हैं, ये चीज़ तो है ही। साथ ही साथ में लोग, इनका ये एम भी है कि लोगों को जरूरी जो आपकी सूचनाएं हैं, विधिक सूचनाएं हैं, जो उनके विधिक अधिकार हैं, उनके बारे में भी जो है उनको अवगत कराया जाए। इसलिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और बहुत सारे तरीकों से, ठीक है, पैम्फलेट छाप के या फिर जो है नुक्कड़ नाटक के द्वारा, या लोगों को जो है छोटे छोटे नाटक होते हैं खुद ही स्टेज के ऊपर जो है करके लोगों को स्पीच या इनके द्वारा जो है उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है। अब आपके जो है हमें अब ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर बात करी जाती है, जो आप अपना सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में पहली चीज़ आती है आपको ये पता करना कि हमारे अपार्ट फ्रॉम ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, जो आपके विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, उसका हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम लोगों को ये करना है कि हम लोग अलग अलग आपके जो है एक्ट्स हैं, अधिनियम है या संविधान है, वहां पर क्या क्या कह रखा है, ठीक है, उससे हम पढ़ें। हम आपका देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ कही गई है, ठीक है, आर्टिकल 39A के अंदर क्या बोला गया है। अब जो दो हम पढ़ेंगे वो आपका पढ़ा जाएगा CRPC के अंदर और CPC के अंदर। जिस तरीके से देखिए वहां पर बोला गया है कि जिन लोगों के पास में जो है किसी तरीके से अपनी विधिक सहायता खुद करने का जो है जरिया नहीं होता है, उन लोगों के पास में ये अधिकार है कि वे या तो
आपके न्यायालय है, न्यायालय को खुद को भी जो है ये ड्यूटी है उसकी कि वो पूछे उन लोगों से कि आप जो है, आपके पास में कोई मीन्स है अपना जो है एडवोकेट लगाने का या नहीं है, और उनके पास में यदि नहीं होता है तो उनको विधिक सहायता जो है प्रदान करी जाती है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 304 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोविजन फॉर लीगल एड टू द अक्यूज्ड एट स्टेट कॉस्ट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, स्टेट की कॉस्ट पे यह जो है किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा जो है किया जाएगा। उसके अंदर कुछ केसेस के अंदर जो है उस व्यक्ति को विधिक सहायता जो है प्रदान की जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग आपके स्टेट्स हैं, उनके अंदर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो है सबसे पहले सेट किया था आपके हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट में सबसे पहले जो है सेट किए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ज्यादातर अब वो ही जो है उनको फॉलो किया जाता है, उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये सेशंस कोर्ट के सामने ही है, क्योंकि हम यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं सेशन न्यायालय की ही बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी भी प्रकरण में, किसी विचारण में, ठीक है, सेशन न्यायालय के समक्ष यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, इफ देयर इज नो प्लीडर प्रेजेंट टू रिप्रेजेंट एनी अक्यूज्ड व्हेन अ केस इज पेंडिंग बिफोर द सेशंस कोर्ट, और वहां कोर्ट को ये लगे, ठीक है, कोर्ट को क्या लगे कि उस अभियुक्त, दैट अक्यूज डज नॉट हैव एडिक्वेट मीन्स, उस अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं है, एडिक्वेट मीन्स नहीं है उसके पास में, तो वह न्यायालय टू प्रोवाइड दैट पर्सन जस्टिस राज्य के व्यय पर प्लीडर को उपलब्ध कराएगा। ये चीज बोली गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो आपका जज होते हैं उस समय जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ऐसा लगना चाहिए जब उनके सामने प्रोड्यूस किया जाता है, उनका ये काम है पूछना कि आपके पास में लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। वो व्यक्ति जो है अगर केवल ये बोले कि नहीं है, ये चीज नहीं होती है, उन्हें क्या है ये देखना पड़ता है, उनके पास में कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है कि मेरे पास में ये जो है जरिए नहीं है। 1982 के अंदर क्या था कि अगर उस व्यक्ति के पास सालाना 5,000 रुपए से कम की अगर आय है तो ये माना जाता था कि उसके पास में पर्याप्त साधन नहीं है अपने लिए लीडर अपॉइंट करने के। अब देखिए रूल्स में वही चलता आ रहा है, 5,000 रुपए सालाना से कम की अगर उसके पास में आय है तो, परंतु अब जो है प्रैक्टिस में धीरे धीरे कोर्ट्स ने काफी सारे डिफरेंसेस कर लिए हैं, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन रूल्स में वही चलता आ रहा है। तो उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, एक अर्जी देनी पड़ेगी, उस अर्जी को जो है देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो सही है कि नहीं, उसके बाद में ही उस व्यक्ति को जो है किसी तरह की जो है मुफ्त में लीगल सहायता दी जाएगी, उसके लिए प्लीडर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही होगा। अब राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ठीक है, विद प्री इंफॉर्मेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट्स कैन मेक रूल। हाई कोर्ट्स के पास में ये जो है अधिकार है कि वो रूल्स बना सकते हैं। किस चीज के लिए रूल्स बना सकते हैं कि जो आपका सबसेक्शन 1 है उसके अंदर प्लीडरों को किस प्रकार से चयन किया जाए, मीन्स हाउ द प्लीडर शुड बी अपॉइंटेड, व्हाट मस्ट बी द बेसिक, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट प्लीडर टू हैव, कि जिसलिए उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सके फ्री जो है आपके लीगल एड देने के लिए, ठीक है। और ऐसे प्लीडर्स को कितनी फीस दी जाएगी, कितनी फीस जो है उनको दी जाएगी, इस चीज से भी रिलेटेड जो है वो नियम बना सकते हैं कि आप ये केस लड़िए, हर आपको जो है प्रेजेंस के या फिर ओवरऑल कितने जो है आपको पैसे मिलेंगे, ये चीज जो है हाई कोर्ट with the permission of the state government can decide. Both the things ki what should be the qualifications, what should be the requirements of that leader to be appointed, and secondly
कि उसको क्या क्या कितनी फीस जो है दी जा सकती है, पर केस के हिसाब से दी जाएगी या पर जो है आपके अपीयरेंस के हिसाब से दी जाएगी, ये चीज जो है हो सकती है। ठीक है, और वो देखिए यहाँ पर किन केसेस के लिए, किन केसेस में फ्री लीगल एड दी जा सकती है, किन केसेस के ना प्लीडर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, वो बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, दैट बाय नोटिफिकेशन इट विल बी प्रोवाइडेड कि कौन से केसेस में जो है फ्री लीगल एड दी जा सकती है, कौन से केसेस में नहीं दी जाती है फ्री लीगल एड, किन लोगों के लिए दी जा सकती है, किन लोगों के लिए नहीं दी जा सकती है। वो रूल्स जो है वो आपकी नोटिफिकेशन के द्वारा जो है निर्देशित हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ केसेस देख लेते हैं, एक दो केसेस बहुत आपके जो है इस चीज से रिलेटेड है, खासकर सीआरपीसी वगैरह के अंदर, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, यहाँ पर वो बातें हैं जिनके अंदर आपकी फ्री लीगल एड इज टू बी गिवन टू पीपल हु आर टू बी प्रेजेंट बिफोर सेशंस, वो वाले केसेस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर केवल जो है, मैंने क्या बोला था आपको, वहां ये बोला गया था, देखते अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ ये बोला जाता है, हाँ, जो नागरिक आर्थिक, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण, या अन्य अक्षमताओं के कारण, हमने यहाँ पर जो है आपके सेशंस कोर्ट के अंदर ये बोल दिया कि उसके पास नहीं है या उसके पास में पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है। साधन जो है यहाँ पर इट इज नॉट ओनली मनी, मगर कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि उनको रिप्रेजेंट करने से, उन्होंने जिनको भी लेने की कोशिश करी उनको मना कर दिया गया। हम हुसैनिया खातून केस में देख चुके हैं, क्या बोला गया था, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एन अटर्नी, ठीक है, टू रिप्रेजेंट ऑल अक्यूज्ड पर्सन, इट्स एन इनेबलिंग प्रोविजन। ठीक है, जो कि आपके जो है एक तरीके से सेक्शन 304 सीआरपीसी जो है उसके द्वारा जो है एक तरीके से सपोर्ट होता है। अगला केस जो है जिसके अंदर बोला गया है मोहम्मद अमीर कसाब, ठीक है, अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपको सबको पता है कि अजमल कसाब जो है उसे गिल्टी भी पाया गया था और उसके खिलाफ जो है बहुत ऐसे आपके सारे के सारे एविडेंसेस थे जिनके अंदर जो उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगाए गए थे, ठीक है, वो सही साबित हो रहे थे। परंतु हमारे लिए ट्रायल करना जरूरी है किसी को भी पनिशमेंट देने से पहले। यू हैव टू हैव अ ट्रायल इवन इफ दैट पर्सन्स क्राइम्स आर क्लियर एज अ डे। अगर उसके जो है क्राइम्स बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ उसने ये किया है, उसके बावजूद भी ट्रायल होना चाहिए। परंतु इस व्यक्ति को किसी ने भी रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया, ठीक है, किसी ने भी रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया था। क्योंकि है ऐसा, निर्भया के केस में भी यही हुआ था, जो अक्यूज थे उनको जो है रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया था, फिर किसी को खड़ा किया गया। यहाँ पर भी जिनको जो है लगाया गया था लीगल रिप्रेजेंटेशन के रूप में, उनको भी बहुत धमकियां मिली, सारी चीजें हैं। मगर ये बात तो आपके जो है एज अ रूल है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एनी पर्सन हु इज नाउ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अगर सेशंस कोर्ट ने किसी को जो है बोल दिया, अपॉइंट कर दिया है कि आप इनको रिप्रेजेंट करें, तो तब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये चीज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इट वॉज हेल्ड दैट एक्सेस टू अ लॉयर इज इम्पेरेटिव इन ऑर्डर टू एंश्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। सारी चीजें जो हैं वो विधिक रूप से पूरी हो रही हैं कि नहीं, इस चीज के लिए आपका जो है किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब प्लीडर को अपॉइंट करना, किसी लॉयर को सेशंस के अंदर, सेशन से रिलेटेड जो है केस के अंदर अपॉइंटेड होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इट वॉज फर्दर हेल्ड बाय द कोर्ट दैट राइट टू लीगल एड ऑफ अक्यूज्ड अराइजेज व्हेन शी और ही इज अरेस्टेड on counts of a cognizable offense and is first produced before a magistrate, even if she or he doesn't ask for legal representation or remains silent.
यदि वो शांत रहता है और अपने लिए जो है किसी विधिक सहायता की जो है मांग नहीं करता है, उसके बावजूद जब पहली बार किसी अभियुक्त को किसी कोर्ट के समक्ष जो है लाया जाएगा, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद में किसी कॉग्निटिव ऑफेंस के अंदर, तो उसके पास में जो है ये अधिकार भी है और कोर्ट का ये कर्तव्य भी है कि उसे किसी ना किसी प्लीडर को जो है अपॉइंट करके दिया जाए उसके लिए, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है, इट इज द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर whom the accused is produced to make the accused fully aware of his right to an attorney, and in case she or he cannot engage a lawyer due to economic constraints, the state will provide him with the same without any cost. देखिए, ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है उस मजिस्ट्रेट की, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, जिसके सामने जो है अक्यूज को लाया जाता है, कि वो उसे बताए कि आपको अपने लिए एक एडवोकेट, एक अटर्नी, एक प्लीडर रखने का अधिकार है, और अगर किसी इकोनॉमिक कारण की वजह से वो नहीं ला पाता है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाए। पहली चीज तो ये, the courts have a constitutional duty to provide the accused with a lawyer before the commencement of the trial unless the accused voluntarily makes an informed decision and tells the court in clear and unambiguous words that he does not want a lawyer and would rather defend himself personally. साफ और स्पष्ट शब्दों में उसे कहना जरूरी है कि मुझे एडवोकेट की जरूरत नहीं है और मैं खुद को खुद ही डिफेंड करूंगा। उससे कम अगर कुछ है तो कोर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए, चुप है वो। आपको पता है ना कि आपको अधिकार है एक प्लीडर अपॉइंट करने का, आपको चाहिए, चुप रहता है। कोर्ट को ये लगे कि हाँ ऐसा केस है जिसके अंदर इस इंसान को जो है प्लीडर अपॉइंट कर, मतलब वो प्लीडर कोई उसके लिए खड़ा ही नहीं होएगा जब तक हम जो है फोर्स ना करें, तो कोर्ट को जो है ये तरीके से उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो उसके लिए खड़ा करे, ठीक है। The Supreme Court has also discussed the implications of the failure of the courts in providing legal assistance to accused. These implications being different from pre-trial and trial stage. If the court fails to provide legal representation at the commencement of the trial and the resultant conviction or sentence of the accused will be vitiated. बहुत important है। अगर प्री ट्रायल स्टेज, कमेंसमेंट हो रहा है ट्रायल का, चालू हो रहा है ट्रायल, उससे पहले अगर उसके पास में जो है लीगल असिस्टेंस ना हो, वर्सेस ट्रायल के दौरान उसके पास से लीगल असिस्टेंस चली जाती है, इन दोनों के अंदर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतर किया। उन्होंने ये बोला है कि अगर ट्रायल से पूर्व, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पूर्व ही उसके पास में अगर विधिक सहायता नहीं है और मान लीजिए जो ट्रायल चलता है और उसकी वजह से उसको जो है कन्विक्ट कर दिया जाता है, उसे दोषी पाया जाता है और उसको सजा दी जाती है, वो भी गलत साबित हो सकती है अगर आगे जाया जाए तो ये चीज नहीं करी जा सकती है, ठीक है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है, बीच में अगर उसका खो गया है, काफी एक बिल्डअप हो गया था, किसी कारणों से जो है उसका वकील छोड़ के चला गया है या कोई दूसरा रीजन हो गया है, ठीक है, तो वो विशिएट नहीं करेगा ट्रायल को, ठीक है। उसको पूरा ही जो है गलत साबित नहीं कर देगा ट्रायल को, उसको पूरा ही अलग हटा के रखना पड़े या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है ट्रायल करना पड़े, ये चीज नहीं होगी यदि ट्रायल के बीच में जो है उसके पास से कोई जो है विधिक सहायता चली जाती है। वरना उस पर्टिकुलर आपका जो मजिस्ट्रेट है, अगर उसने पूछा नहीं है कि आपको चाहिए कि नहीं और उसको प्रोवाइड नहीं किया है, यदि उसने जो है क्लियर शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया है तो उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है, ये चीज है, ठीक है। अब आगे का जो है, अब समय हो गया है, आज थोड़ा जो है ये टेक्निकल कारणों की वजह से परेशानी हो गई थी, तो बचे हुए जो केसेस हैं और आपके सीपीसी में क्या बोला गया है, ठीक है, कौन से किस तरीके से सीपीसी का डेवलपमेंट हुआ है, पहले कौन से शब्द काम में लिए जाते हैं, बाद में कौन से शब्द काम में लिए जाते हैं। देखिए अंतर क्या हो जाता है सीआरपीसी और सीपीसी में। सीआरपीसी में ट्रायल की बात हो रही है, क्रिमिनल ट्रायल की बात हो रही है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेशन होना, ठीक है, एक एडवोकेट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना
जो है ना केवल उसका अधिकार है परंतु ये स्टेट की ड्यूटी भी है, क्योंकि until and unless a person is proven guilty, he is innocent. Apart from few cases, cognizance to prove the crime is on state. Cognizance to prove the crime is on the accused. Apart from few instances where cognizance to prove the crime, to unprove the crime is on the accused himself. ये देखिए डिफरेंस होता है. cognizance की बात जब आप बाद में जो है पढ़ेंगे और कि किस पे होती है कि क्राइम को हमें प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, आप इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जब पढ़ेंगे, ज्यादातर केसेस में स्टेट या फिर जो इंसान जो है आपका दोषी बता रहा है कि दूसरा व्यक्ति दोषी है, दोष जो है लगा रहा है, उसके ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो प्रूव करे कि ये अक्यूज ने क्राइम किए हैं. कुछ ही ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर ये लेके चला जाता है कि उस व्यक्ति ने जो है क्राइम किया होगा और उसको जो है अपने पे से वो कॉग्निजेंस को हटाना पड़ता है. ठीक है, ये वाली बात है. तो यहाँ पर इन केसेस में कॉग्निजेंस की वजह से उस इंसान के पास में अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आप को सही ढंग से डिफेंड कर सके कि मैंने ये गलती नहीं करी है. उसके पास में लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक ऐसा लीडर होना चाहिए जिसको पता हो कि कोर्ट किस तरीके से चलता है, कोर्ट की क्या न्यूएंसेस हैं, क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी जो 11 बजे वाली क्लास है राशि मैम की, वो आज नहीं हो पाएगी, उनकी कोई मीटिंग है जिसकी वजह से वो बिजी रहेंगे. तो 10 बजे वाली क्लास के लिए अभी जो भी है आपको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में फिर 11 बजे वाली आपकी क्लास नहीं होगी. ओके, थैंक यू. आपके आई विल अपलोड दिस, एक बार ये खत्म हो जाए, ठीक है ना, एक बार मैं इसको पूरा पढ़ा लूँ, उसके बाद में जो है मैं इसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूँगी. बिल्कुल, ये पीपीटी नहीं है, डॉक्यूमेंट है और मैं इसको अपलोड कर दूँगी बिल्कुल उसके ऊपर, ताकि आप लोगों की सहायता हो सके. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों ने आज थोड़ा पेशेंस रखा, कुछ कारणों की पता नहीं क्या कारण था जिसकी वजह से बार बार कॉल गिर रहा था. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू मैम.